हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम का बड़ा बयान। सऊदी अरब से हिजबुल्लाह चीफ की अपील, पुराने मतभेदों को सऊदी अरब भुला दे, इजराइल के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। हिजबुल्लाह चीफ ने कहा इजराइल के खिलाफ एकजुट होना चाहिए और हम सऊदी अरब के साथ अपने मतभेदों को भुला दें, ये कहा जा रहा है। अब देखिए इजराइल भी जिस तरीके से वहां मार रहा है अपने दुश्मनों को, तो वो दुश्मन भी जो एक दूसरे के साथ कभी अदावतें रखते थे अब कह रहे हैं एकजुट हो जाओ, पहले इजराइल से निपटो फिर आपस की देख लेंगे। लेकिन सर ये क्या इजराइल के खिलाफ ये एकजुटता उसका जो अपना संकल्प है उसको डिगा सकता है क्या? ये कुछ दिनों का है, देखिएगा सारे ठंड पड़ जाएंगे। सऊदी अरेबिया ना कतार में आ गया, उसने कर दिया, उनकी सिक्योरिटी कंसर्न हो सकती थी, मगर मेरे ख्याल से सऊदी अरेबिया ने मना कर दिया हिजबुल्लाह के साथ हाथ जोड़ने के लिए। उन्होंने कहा मरे हुए हो आप, ये जाएंगे तो खुद मरेंगे। अभी एर्दोगान थोड़ा सा उछल कूद रहे हैं, वो करते हैं कि हमास भी कोई आतंकवादी संगठन नहीं है, वो कहते हैं ये लोग तो रेजिस्टेंस फोर्स हैं, मगर उनका भी दिन आने वाला है, इजराइल नहीं छोड़ने वाला है इन लोगों को। और देखिए मेरा तो ये मानना है जो ये जिहादी फोर्सेस है दे मस्ट गो, जो 3 H's हैं, अदरवाइज दुनिया के लिए हमारे लिए भी बुरा समय आएगा यदि ये नहीं जाते हैं। तो वो हमारी लड़ाई लड़ रहा है और वही लोगों की लड़ाई जो कट्टरता के अगेंस्ट में पूरे विश्व के लिए बेड़ा उठाया हुआ है। अरे ही देखिए ये फ्रांस यूके जो आ रहे हैं, जो बातें करते हैं, वो अपनी रोटियां सेक रहे हैं, हिम्मत नहीं है कि इनको रोक ले किसी तरह। इजराइल तो करेगा, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि वो डिटरमिन्ड है। कोई भी आतंकवाद को कहीं भी किसी भी रूप में अगर पनपा रहा है तो ये कभी ना सोचे कि ये आतंकवाद का दानव एक दिन जब दूसरों से फारिग होगा तो उसको छोड़ देगा ना, उसका पेट कभी नहीं भरता, पनपाने वाले को भी खाता है। पाकिस्तान भुगत रहा है। और अगला गाजा पर इजराइल का हमला जारी, गाजा सिटी पर आईडीएफ का जबरदस्त अटैक, इजरायली सेना ने विस्फोटकों से भरे बख्तरबंद वाहनों को रिमोट से उड़ाया, आसपास की रिहायशी इमारतें भी मलबे में तब्दील हुई। ये आईडीएफ यहाँ किस किस तरीके से ऑपरेशन कर रहा है हर दिन हम आपको बता रहे हैं। गाजा को समतल करके गाजा का एकदम ही नया स्वरूप सामने लाना चाह रहा है इजराइल, और अमेरिका भी इसमें साथ दे रहा है। बाद में अमेरिका के भी बहुत बड़े बड़े एम्बिशंस हैं गाजा को लेकर, लेकिन फिलहाल यहाँ पर कम से कम जो यहाँ से गंदगी हटाने वाला काम है वो तो इजराइल कर रहा है। नहीं, इजराइल तो कर रहा है। देखिए लोग जो उसके पक्ष में खड़े होते हैं, तो मैं ये कहता हूँ, बोलते हैं 50 बंधक हैं, उसमें 23 उस बचे हैं, आप उनको वापस कीजिए। 2000 बोलते हैं हमास, मगर उनको वापस कीजिए ना। 20 लाख लोग हैं, मगर आप अभी भी 2000 के साथ खड़े। कुछ लोगों ने आवाज उठाई थी, 3 को कल मारा है पब्लिकली, और उस तरह से मारा है जो आपने देखा होगा किसी जगह में ISIS कत्ल करता था, और ऐसे उन्होंने गोली मारी है पैर से मार करके। तो देखिए ये कट्टरता हैज टू गो। मैं नहीं मानता, मैं भी उनके रखता हूं दर्द, जो मारे जा रहे हैं उनको बहुत तकलीफ है, मगर है क्या कि वहां पर जो आपने जिहाद शुरू किया है, इन लोग क्यों नहीं खड़े होते? हमास केवल 2000 बचे हैं अभी। कोई कहता है कि नहीं 20,000 और पैदा कर लिया, ऐसा नहीं है, 2000 एग्जैक्ट फिगर है। और मैं तो ये आपके माध्यम से ये कहूंगा कि हमास के लोग जो वहां पर हैं गाजा में, गाजियन प्लीज स्टैंड अगेंस्ट दिस हमास। क्यों आप मरना चाहते हैं? मेरे ख्याल से रुकेगा यदि जस्ट आप 23 जो भी बचे हैं उनको वापस कीजिए, लेकर आइए, लड़िए। यदि हम लोग होते तो शायद, यदि आप वहां होते तो आप जरूर खड़े होते। 2000 जो ये कट्टरपंथी हैं, जो कि टेररिस्ट हैं, उसके अगेंस्ट खड़े होइए। देखिए उसके बाद यदि कट्टरपंथियों के खिलाफ हमेशा हर जगह लोगों को आवाज उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि जब ये पनपता है तो एक दिन फिर ये जाहिर है ये भस्मासुर हो जाता है। और गाजा पर इजराइल का हमला जारी, गाजा सिटी पर आईडीएफ का जबरदस्त अटैक हुआ है। इजरायली सेना ने विस्फोटकों से भरी बख्तरबंद गाड़ियों को उड़ाया है। ये खबर मैंने आपको दिखाई किस तरीके से वहां ऑपरेशन चल रहा है। और अगली खबर यह है, तुर्की के राष्ट्रपति ने हमास को क्लीन चिट दी है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने हमास को क्लीन चिट दी। अब ये पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का खलीफा बनना चाहते हैं, इसलिए ये क्लीन चिट दे रहे हैं। एर्दोगन ने हमास को आतंकी संगठन मानने से इनकार कर दिया। हमास आतंकी संगठन नहीं है, प्रतिरोध वाला समूह है, एर्दोगन ने कहा। गाजा में इजराइल नरसंहार कर रहा है, एर्दोगन ने कहा। गाजा में हत्याओं के लिए नेतन्याहू जिम्मेदार हैं, एर्दोगन यहां पर आपको यूनाइटेड नेशंस के मंच पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमास तो असल में एक प्रतिरोध करने वाला समूह है, वो एक रेजिस्टेंस फ्रंट है, वो इस तरीके का कोई आतंकवादी संगठन नहीं है जिसको इजराइल वहां पर हटा रहा है। ये देखिए, ये जो नजरिया है कि हम ये इसी नजरिए की वजह से आज वर्ल्ड सफर कर रहा है सर। और मुझे लगता है कि जब तक दुनिया में फूट डाल कर
राज करने वाली जो नीयत है वो कायम है, मुझे लगता है चलता भी रहेगा। एब्सोल्युटली। देखिए एर्दोगान आज के दिन में हमास को कोई नहीं मानता इज ए रेजिस्टेंस फोर्स, ये मानते हैं, और कुछ लोग जो हैं अरब वर्ल्ड में भी ये शायद मानते हों, खुलकर नहीं आते। मगर अमेरिका भी इसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोलता है, इवन यूएन के अंदर में इसको डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। हमास के ऊपर नहीं, फिलिस्तीनियों के ऊपर नहीं, हमास को मानते हैं। कैसे ये यूनाइटेड नेशन के अंदर में बैटिंग कर सकते हैं? और इन नाटो के सदस्य हैं ये, तुर्की नाटो का सदस्य है। ओपन मंच में इस तरह की बातें करना, मेरे ख्याल से यदि कहते हैं तो पाकिस्तान भी नहीं कहता कि हमास को नहीं कहता कि ये रेजिस्टेंस फोर्स है। कुछ लोग बोलते होंगे, आसिम मुनीर बोलते होंगे, मगर ये बहुत बड़ी चीज है जो वर्ल्ड मस्ट टेक ए नोट ऑफ इट। नेक्स्ट ये देखिएगा बमबारी। बहल, स्वागत है आपका। हाँ, बहुत स्वागत है। आपने इतने हैवी ट्रैफिक के बावजूद शो में पहुंचना था तो पहुंचना था, क्या बात है, भागते दौड़ते आप आए। और अगली खबर भागते दौड़ते मैं आपको बता देता हूं, फिलिस्तीन पर मैक्रो ने ट्रंप को दिया झटका। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान। ब्रिटेन कनाडा के ऐलान के बाद फ्रांस का बड़ा फैसला, नेतन्याहू ने फिलिस्तीन की मान्यता का विरोध किया। तो ये सतत रूप से ये एक पैरेलल कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है, जहां पर कई देश ऐसे हैं जो फिलिस्तीन के संदर्भ में सामने आए हैं और उन्होंने कहा कि हम इसको मान्यता देते हैं। मैक्रो ने ट्रंप को झटका दिया है इस मामले में। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान किया है। ब्रिटेन कनाडा के ऐलान के बाद फ्रांस का बड़ा फैसला, नेतन्याहू ने फिलिस्तीन की मान्यता का विरोध किया है। अब ये जो चल रहा है सर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, इसका असल में ऑन ग्राउंड हासिल क्या है? देखिए, ऑन ग्राउंड हासिल तो कुछ खास होने वाला नहीं है, क्योंकि मेन रीजन क्या है, चाहे वो 147 हो 151 देश हो, ये एक डिप्लोमेटिक प्रेशर है। लेकिन नेतन्याहू ने जो करता है, क्या उसको ट्रंप को बता के करता है? ट्रंप को ना भी बताए, जैसे उन्होंने कतर पे अटैक किया, जो कि एलाय है उनका, स्ट्रॉन्ग एलाय, उनका बहुत बड़ा बेस है, तो क्या उसने परमिशन ली थी? ट्रंप कहता है कि मुझे तो पता भी नहीं था, मैं तो सुत्ती पई सी, पंजाबी में बोलते हैं ना, मैं तो सोया हुआ था। तो कहीं ना कहीं अगर ये नेतन्याहू फिर भी अटैक करते हैं, हमले करते हैं, इनको बैकिंग है। 1/3 फंडिंग जो आती है ट्रंप की, वो आती है ज्यूस से, और 1/3 आती है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से। दोनों को दोनों चाहते हैं कि इस प्रॉब्लम को एक बारी में ही रिजॉल्व कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं ये कहने के लिए बहुत अच्छा है, ये भी अपने डोमेस्टिक ऑडियंसेस को बता रहे हैं कि देखो, हमने तो पूरी कोशिश की थी, क्योंकि राइट्स चल रहे हैं कई जगह पे, इटली में चल रहे हैं और दूसरे यूरोपियन देशों, मैंने खुद देखा एक्चुअली वहां पे प्रोटेस्ट यूरोप के अंदर कैसे चल रहे हैं। लेकिन उन प्रोटेस्ट का फायदा क्या है, जो ऑन द ग्राउंड कुछ कर नहीं पा रहे। तो मतलब ये कल वाले दिन में अगर ये पूछा जाता है कि आप किधर खड़े हुए थे, तो सिर्फ ये बता सकें कि देखो हमने तो ये कह दिया था। और ताकि वक्त पढ़ने पर सनद रहे वाली जो बात होती है जनरल सिन्हा, एक चीज कह रहे हैं, आज 12:30 बजे जो इनकी मीटिंग है ट्रंप के साथ मुस्लिम देशों की, जिसमें पाकिस्तान ने भी अपने आप को डाल दिया है, उस मीटिंग का ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अच्छा, लेकिन ट्रंप क्या अपने उस दायरे से बाहर निकल पड़ेंगे डीप स्टेट के? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन। क्या ट्रंप अपने डीप स्टेट के प्रेशर से बाहर आकर कुछ कहते हुए दिखाई देंगे, या असल में एक बार फिर उसी के छाया में रहते हुए ट्रंप का कद छोटा दिखाई देगा? इसका इंतजार दुनिया कर रही है। वो बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। लेकिन फिलिस्तीन को लेकर इटली में बवाल हुआ है। पीएम मेलोनी की नीतियों से लोग नाराज हैं। फिलिस्तीन को मान्यता देने की मांग हुई है। मिलान, रोम, वेनिस में हिंसक झड़पें हुई हैं। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया है। हिंसक झड़प में 60 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए हैं। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं। जनरल सेना, मुझे ये लग रहा है वही शरणार्थी हैं ये, जिन्होंने वहां वैसे भी बवाल मचा रखा है और उनको इस बार एक बहाना मिला हुआ है। 100%। देखिए, जो मेलोनी है, ये मैं कहता हूँ एक प्रैग्मेटिक लीडर। वो नहीं होते कि समय के साथ रोटी सेक लीजिए, जैसे मैक्रो साहब की है। आज मैक्रो की जो ट्रीटमेंट हुई है यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में, अभी उसकी खबरें तो चली रही हैं। तो देखिए, ये जो है, और इनकी पब्लिक रेटिंग मालूम है 20% से नीचे, जो ये लोग करते हैं, जो गए हैं, इवन इंक्लूडिंग स्टैमा। तो ये कोई मान्यता नहीं करते। 155 देश मान्यता, इवन भारत देता है। मैं तो बोल सकता हूं, मेरी अपनी सोच है कि ये 2 नेशन थ्योरी इज ए रॉन्ग थ्योरी। इंडिया 10 लाख लोग, छोड़िए, मेरे को बात रखने दीजिए। 2 नेशन थ्योरी से जब बंटवारा हुआ, 10 लाख हिंदुस्तानी मारे गए थे।
उसको कौन लेगा ये? मेरे relative अरे आपके थे। रिलेटिव हैं, आपके रिलेटिव आप कहेंगे डोनेशन थ्योरी अच्छी है? आप मेलोडी की बातें करते हैं? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। ये कभी ट्यूनेशन थ्योरी इज रॉन्ग थ्योरी। 10 लाख इंडियन मारे गए आजादी के बाद, ये कैसे बात सकते तो हैं? फिर क्या आपको क्या लग रहा है भारत का डिप्लोमेटिक स्टैंड इसलिए है क्योंकि ताकि वो भी कह सके कि वक्त पड़ने पर सनद रहा है। हमने 47 मान लिया। मैं नहीं मानता टू नेशन थ्योरी। अखंड भारत बनेगा, अखंड भारत बनना चाहिए। मैं कुछ और कह रहा हूं। कैसे बातें करते हैं आप? एक मिनट, मैं कुछ और कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं वो जो टू नेशन थ्योरी थी वो एक देश के 2 विभाजन किए गए थे, जबकि जब पैलेस्टीन के लैंड के अंदर बना है इजराइल। साहब क्या बात है? 48 की बात है। यू से कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया अच्छा है। देखिए नहीं, इंडिया खराब था। क्या बातें करते हैं? इसमें मैं जनरल साहब से थोड़ा डिफर करता हूं कि ये सर, दोनों टू नेशन थ्योरी is a नहीं है। wrong और theory. अगर आप World 22 has लाख to लोगों understand को this. 22 लाख लोगों को भूखा मार रहे हैं, नहीं वो सही नहीं है। जनरल सिन्हा ये कह रहे हैं कि टू नेशन थ्योरी एट द एंड ऑफ द डे इज टू नेशन थ्योरी, डोंट सेग्रीगेट इट। That two क्या and the two बातें nation करते हैं theory आप? understood. No, there is a difference. There is a very big difference. क्योंकि 22 लाख लोगों को आप घर कहां देंगे? और ये 22 लाख अरे लोगों सर- का घर पहले यहाँ था, ज्यूस के आने से पहले यहाँ पे था। आपको हिस्ट्री भी कल बात हमने देखिए करी साहब, थी। साहब, इनको शायद पता ना हो। 1917 में। फिलिस्तीन वाले मामले में फिलिस्तीन वाले मामले में आप क्या आप इमोशनल होके सोच रहे हैं? नहीं जी सुनिए, इजराइल के अंदर में 1 करोड़ लोग रहते हैं, उसके मेरे ख्याल से 32% फिलिस्तीनीज हैं जिनको मिला है वहां का। क्या बातें करते हैं? क्योंकि ये जो चीजें हैं, जो नैरेटिव पैदा, क्या सर हिलाने से नहीं चलेगा? जाके पढ़िए